सभी को मेरा प्रणाम। 10 प्रैक्टिस सेट लेकर के क्वेश्चन पेपर्स और आंसर्स का ये सेट लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। 10 प्रैक्टिस पेपर्स, सेट ऑफ पेपर्स और उनके आंसर्स। तो कौन कौन से हैं ये? साहित्य सागर में जो कहानियों वाला भाग है उसका, क्योंकि ऑलरेडी जो पद्य संकलन है, मैंने पद्य वाला भाग है उसका मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और ये कहानियों वाला भाग है। और एकांकी संचय से सूखी डाली और दीपदान। तो ये प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ 10 प्रैक्टिस पेपर्स का। पर उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगी, प्लीज रीड कीजिए, चैप्टर को रीड कीजिए, जितना हो सके उतना आप चैप्टर को रीड कीजिए जब भी समय मिले। क्योंकि सार या सारांश, जब आप कोई भी आंसर्स के लिए, अगर आप किसी आंसर्स की जो गाइड है उसकी हेल्प अगर आप लेते हैं, वहां पर सारांश लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर वक्ता श्रोता अगर पूछा जाता है तो वो सार वाला जो भाग है वो उसमें काम नहीं आता है। तो इसीलिए अ, आखिरी बार आपको पूरा जोर लगा देना है इस एग्जाम के लिए। तो आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि भीड़ में खोया आदमी पाठ के अनुसार स्टेशन पर रेलगाड़ी आने का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो भीड़ में खोया आदमी, इसके जो लेखक हैं बाबू, ये जो लेखक है वे कहाँ जा रहे थे? वे जा रहे थे बाबू श्यामला कांत जी से मिलने के लिए। पर्वतीय जो लेखक का नाम है, वे जा रहे थे अपने अभिन्न मित्र बाबू श्यामला कांत जी से मिलने के लिए हरिद्वार। और हरिद्वार जाने के लिए जब वे आरक्षण कराने के लिए गए तो उन्हें आरक्षण मिला नहीं। इसीलिए उन्हें धक्का मुक्की में ही वहां पर मतलब ट्रेन पकड़ने की स्थिति उनके सामने आ गई थी। अब हम प्रश्न पर आते हैं कि भीड़ में खोया आदमी पाठ के अनुसार स्टेशन पर रेलगाड़ी के आने का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो स्टेशन पर लोगों की बहुत भीड़ थी। सबसे पहले क्या बात लिखेंगे यहाँ पर? स्टेशन पर लोगों की बहुत भीड़ थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे करके अंदर जा रहे थे और बाहर आ रहे थे, ऐसी स्थिति थी। और रेलगाड़ी बहुत ज्यादा भरी हुई थी। रेलगाड़ी बहुत ज्यादा, मतलब तिल रखने की भी जगह नहीं थी, ऐसी स्थिति थी उसमें। और लेखक के पास सामान हालांकि बहुत कम था, फिर भी उनको कुली की सहायता लेनी पड़ी। और लेखक खिड़की के रास्ते अपने मतलब रेलगाड़ी के उस डिब्बे में प्रवेश कर सके जहां उन्हें जाना था। तो ऐसी स्थिति थी रेलगाड़ी, मतलब स्टेशन पर जब रेलगाड़ी आई तब वहां की स्थिति ऐसी थी। ये हमने पहला प्रश्न पूरा किया। दूसरा प्रश्न है, भूप सिंह अपनी पुत्री का विवाह कहाँ करना चाहते थे? तो आनंदी के जो पिताजी थे ठाकुर भूप सिंह, वे धर्म संकट में थे। क्या धर्म संकट था उनके सामने? उनके सामने यह धर्म संकट था कि पहली 3 पुत्रियों के विवाह में उन्होंने बहुत दहेज दिया था, बहुत सारा दहेज दिया था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं थी उनकी कि वे आनंदी का विवाह इतने उच्च कुल में कर सके जहां बहुत ज्यादा दहेज देना पड़े उनको, क्योंकि वे ऋण नहीं लेना चाहते थे। और ना ही आनंदी का विवाह एक ऐसे घर में करना चाहते थे कि आनंदी अपने आप को भाग्यहीन समझे। तो और ना ही अपने ऊपर ऋण का बोझ बढ़ाना चाहते थे। तो इसीलिए वे बहुत ही धर्म संकट में थे, लेकिन अपनी पुत्री के लिए एक अच्छे वर की तलाश में थे, एक अच्छे वर की तलाश में थे। तीसरा प्रश्न है, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। पंक्ति में मैं कौन है और यहाँ अरुणा के लिए क्या कहा गया है? तो पंक्ति में मैं शब्द का प्रयोग यहाँ पर चित्रा के लिए किया गया है। मैं शब्द का प्रयोग यहाँ पर चित्रा के लिए किया गया है। वह क्या करती है? वह बातों ही बातों में वह अरुणा की समाज सेवा का वह मजाक बनाती है। अरुणा की समाज सेवा का मजाक बनाती है। और जब अरुणा को वह देखती है कि वह बस्ती के मतलब बच्चों का चौकीदार, बस्ती के गरीब बच्चों को, चौकीदारों की वह मदद करती है, उनको पढ़ाती है, या फिर वह बाढ़ पीड़ितों की मदद करती है, तो फिर वह कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए, मतलब इस मिशन को तुम उठा लेना, इस मिशन को तुम ले लेना। तो यहाँ पर अरुणा के लिए ही ये सारी बातें यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ अरुणा के लिए क्या कहा गया है?
अरुणा के लिए यह बात कही गई है कि एक बार जब चित्रा वहां से चली जाएगी तब वह मतलब गरीब बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी वह उठाए, जैसे जो करना है करे, दुनिया का कल्याण करने के लिए वह निकल पड़े। करुणा के लिए यहाँ पर यही बात की गई है कि वह जितना कल्याण करना है वह करती रहे, जितना दूसरों के बारे में सोचना है वह सोचती रहे। तो वास्तव में यहाँ अरुणा की समाज सेवा के बारे में बात की गई है कि अरुणा में कितनी ज्यादा समाज सेवा की भावना थी, वह उदार मना थी, दूसरों की मदद करती थी। यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न है, भेड़िए को तीनों रंगे सियारों पर क्या शक हुआ? तो यहाँ पर जो बूढ़ा सियार था उसने एक दिन का समय मांगा था। किससे? भेड़िए से। किस चीज के लिए? कि अगर पंचायत का जो चुनाव होगा, जंगल में जो जंगल वन 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 प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, अगर वह उसको जितवा दे, भेड़िए को जिता दे तो। लेकिन भेड़िए ने बूढ़े सियार को डांटा और उसने कहा कि तुम कहाँ की आसमानी बातें करते हो। तब उसने एक दिन का समय मांगा बूढ़े सियार ने, और फिर दूसरे दिन वह भेड़िया क्या किया, भेड़िया तीन रंगे सियारों को लेकर के आया। अब प्रश्न है कि क्या शक हुआ? प्रश्न यह, उत्तर यह है कि भेड़िए को तीनों रंगे सियारों पर यह शक हुआ कि बूढ़े सियार ने उन तीनों रंगे सियारों को लेखक, कवि, नेता, पत्रकार और धर्म गुरु बताया था। परंतु भेड़िए की नजर में ये तीनों व्यक्ति बड़े अच्छे लोग होते हैं। इस पर भेड़िए को बूढ़े सियार ने बताया कि ये तीनों रंगे सियार हैं, ये सच्चे कवि, सच्चे नेता या सच्चे धर्मगुरु नहीं है। अब हम एकांकी संचय के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, घर की छोटी बहू को किससे शिकायत थी और क्यों? तो घर की छोटी बहू कौन है? घर की छोटी बहू बेला। किससे शिकायत थी छोटी बहू को? तो बेला को घर के सभी सदस्यों से शिकायत थी, क्योंकि उसे घर की नौकरानी रजवा का मतलब जो घर के जो कामकाज करती थी रजवा, वह उसे पसंद नहीं आया था। और रजवा को जब उसने काम से निकाल दिया तो घर की सभी सभी स्त्रियां जो थी वह बेला के बारे में कह रही थी, उसके विरोध में बातें कर रही थी। तो बेला को यही व्यवहार अच्छा नहीं लगा था। तो उसे ऐसा लगता था कि वहां यहाँ पर उसका दम घुटता है, घर के लोग उसके जैसा उसके साथ, तो यहाँ पर उसका दम घुटता है। बेला को ऐसा लगता था कि यहाँ पर उसका दम घुटता है, घर के सभी सदस्य उसके साथ परायों जैसा व्यवहार करते हैं, और इसीलिए उसका मन नहीं लगता था। और यही बात उसने परेश से भी यही सब बातें उसने कही थी। दूसरा प्रश्न है, कर्मचंद ने दादाजी से क्या बात कही थी? तो कर्मचंद मिलने जाते हैं दादाजी के पास और दादाजी वहां पर वट वृक्ष की बातें करते हैं। वे कहते हैं कि यही वट वृक्ष है जो हमारे जीवन में सस्ता लाता है, हमें इस वट वृक्ष को लगे रहना चाहिए, इसकी डालियां कभी नहीं मुरझानी चाहिए। तब यह सब सुन करके करमचंद जो था वह दादाजी को बताता है कि घर की जो मतलब जो वातावरण है वह कैसा हो रहा है, घर का वातावरण बिगड़ रहा है, जिसके कारण उसका कारण उन्होंने यह बताया कि वह छोटी बहू है। इसका कारण छोटी बहू है, उसमें थोड़ी दर्प की मात्रा, दर्प मतलब घमंड, तो छोटी बहू बेला में दर्प की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। करमचंद ने दादाजी को यह बताया। उसने एक और बात बताई कि बहू शायद परिवार से अलग रहने का विचार बना रही है। और उसने एक और मुख्य बात यहाँ पर यह बताई कि जो अबरे और रजाई के जो कपड़े या जो थान लेकर के करमचंद आए थे, परिवार के सभी सदस्यों ने रख लिया था, लेकिन छोटी बहू बेला ने उन चीजों को रखने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसे अच्छे नहीं लगे थे। अब तीसरा प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी में बनवीर ने नाच रंग का आयोजन क्यों किया था? तो सूखी डाली एकांकी में बनवीर ने, सबसे पहले यह प्रश्न गलत है, क्योंकि सूखी डाली एकांकी में बनवीर ने नाच रंग का आयोजन नहीं किया था। बनवीर ने नाच रंग का आयोजन किया था किस एकांकी में? दीपदान में। तो ध्यान देंगे कि ये जो प्रश्न है यहाँ पर ये गलत लिखा गया है यहाँ पर। तो सूखी डाली, अब हम आते हैं सही प्रश्न पर। दीपदान एकांकी में बनवीर ने नाच रंग का आयोजन क्यों किया था? तो दीपदान एकांकी में बनवीर के द्वारा नाच रंग का आयोजन उसके षड्यंत्र का, षड्यंत्र क्या होता है? षड्यंत्र होता है छल, धोखा, चाल। तो यह उसकी चाल का एक हिस्सा था। वह चाहता था कि इसमें बनवीर जो है वह सभी को शामिल कर दे इस नाच गान में, और नगर के सभी निवासियों का ध्यान नाच गान में बना रहे,
और वह मौका देखकर महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह की वह हत्या कर सके और निश्चिंत होकर मेवाड़ पर निष्कंटक शासन कर सके। याद रखिएगा, निष्कंटक शासन कर सके। तो यथा बनवीर ने नाच रंग और दीपदान का आयोजन इसी जो एकदम घृणित उद्देश्य या उसका घृणित उद्देश्य था, तो इसी घृणित उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने किया था। तो यहाँ पर दीपदान है, यह याद रखें, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। बनवीर की चारित्रिक विशेषताएं, तो बनवीर बहुत क्रूर था, विलासी था बनवीर। मेरे ऑलरेडी दीपदान के बहुत सारे वीडियोस है, एक बार जरूर देखिए उन सभी वीडियोस को। छल कपट करता था बनवीर, छल कपट करने में वह बहुत विश्वास करता था बनवीर। और राज सिंहासन हथियाने के लिए उसने क्या किया था, उसने निर्ममता से विक्रमादित्य की उसने हत्या कर दी और कुंवर उदय सिंह के धोखे में उसने चंदन की भी हत्या कर दी। तो वह एक विश्वासघाती इंसान था, क्योंकि उसने कहा कुछ और था और कर कुछ और रहा था। अब हम आते हैं सेकंड, ये जो सेट है ऑफ क्वेश्चन पेपर्स है उसमें आते हैं हम। सेट 2 का पहला प्रश्न है, लाल बिहारी ने किसे क्या पकाने को कहा था। तो लाल बिहारी ने अपनी भाभी आनंदी को वह 2 चिड़िया मार कर लाया था और उन चिड़ियों का मांस पकाने के लिए कहा था। तो यहाँ हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे, मैं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि 2 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। तो एक दिन आप शुरू से एक्सप्लेन कीजिए उसको कि एक दिन लाल बिहारी कहीं से 2 चिड़िया मार कर ले आया था और आनंदी से उसने कहा कि इन्हें जल्दी से पका दे क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। तो किसे कहा था, आनंदी से कहा था। दूसरा प्रश्न है, गाड़ी से नीचे उतरने पर लेखक ने ऐसा क्या देखा कि वे क्या हो गए, वे विचार मग्न हो गया गाड़ी से नीचे उतरने पर। तो जब लेखक को लक्सर में गाड़ी बदलनी थी तब वहां पर वे नीचे उतरे, हरिद्वार जाने के रास्ते में लक्सर था और लक्सर पे जब वे नीचे उतरे तब उन्होंने देखा कि रेलगाड़ी की जो छत थी वह यात्रियों से भरी हुई थी, फटी पड़ी थी। यह देखकर लेखक को मतलब यह इस सोच में पड़ गए, विचार मग्न हो गए कि लोगों ने अपने प्राणों को संकट में डालकर क्यों मतलब इस तरह से यात्रा कर रहे हैं, लोग ऐसे इस तरह से यात्रा क्यों कर रहे हैं, क्यों वे अनुशासन को तोड़ रहे हैं, प्रशासन के नियमों की उनको परवाह नहीं, और अपने सबसे बड़ी बात है अपने प्राणों को वे संकट में क्यों डाल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, सीआर ने भेड़िए से यह क्यों कहा कि हम आपका दिया खाते हैं। सीआर ने भेड़िए से यह क्यों कहा कि हम आपका दिया खाते हैं। इसके आगे के प्रश्न का कुछ भाग नहीं है। हाँ, तो प्रत्येक सीआर के पास हम आप देखिए इस चैप्टर के पहले पेज के लास्ट पैराग्राफ में ही है, वहां पर सीआरओ के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है कि प्रत्येक भेड़िए के आसपास दो चार सियार मंडराते ही रहते हैं, क्योंकि जब भेड़िया शिकार करने के बाद अपने शिकार को पेट भर कर खा लेता है तब ये सियार क्या करते हैं, बचे हुए मांस को और उसमें मांस को खाते हैं और उसकी हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं और उन हड्डियों को चूसते हैं। अतः इससे इन्हें शिकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और भोजन भी मिल जाता है। इसी कारण सियार ने भेड़िए से कहा कि हम आपका दिया खाते हैं। चौथा प्रश्न, ये 2 कलाकार से लिया गया है। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी। यह पंक्ति किसने किससे कही, उसके कहने का तात्पर्य क्या था। तो ये जो प्रस्तुत कथन है, प्रस्तुत कथन कहने वाली है आपको, जैसा कि इसी से समझ में आ रहा है कि उसने चित्र बनाया है, अर्थात चित्रा है, और जो श्रोता है वह अरुणा है। चित्रा अरुणा को चित्र के बारे में समझा रही थी कि यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम, भ्रम। तो उसका कहना था कि आज की दुनिया में लोग भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं और वे हमेशा भ्रम में रहते हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी वे दुनिया में चल रहे हैं, दुनिया में उनका काम जो है वह चल रहा है। एकांकी संचय के जो प्रश्न है सेट 2 में, सर्प की तरह उसकी भी 2 जीभें हैं जो एक रक्त से नहीं बुझेंगी। तो इस प्रश्न में आगे भी जरूर कुछ होगा। पंक्ति में कौन किससे क्या बात कर रहा है, इस कथन में कौन किससे क्या बात कर रहा है। तो यहाँ पर सर्प पुकारा गया है बनवीर को, बनवीर को, और 2 जीभें जिन दोनों को मारने वाली हैं, ये 2 जीभें किसकी हैं, बनवीर की। उसने ऑलरेडी किसकी हत्या कर दी है, उसने विक्रमादित्य की हत्या वह कर चुका है और अब वह
आ रहा है किसकी हत्या करने के लिए? वह कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए वह आ रहा है। कौन आ रहा है? बनवीर। तो यहाँ पर यही कहा गया है, यह बात कही जा रही है, वह शामली से बता रही है कि विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद उदय सिंह की हत्या किए बिना वह चैन नहीं लेगा। दूसरा प्रश्न है कि शामली की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में आपको प्रकाश डालना है। शामली की चारित्रिक विशेषताएं क्या है? शामली बहुत क्विक डिसीजन लिया, बहुत जल्दी, मतलब ये सोचा शामली ने। किस बात को सोचा उसने? किस बात के बारे में सोचा उसने? शामली ने सोचा कुंवर उदय सिंह की जान बचाने के बारे में। तो वह वफादार थी। शामली के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो शामली वफादार थी, तुरंत बुद्धि थी उसमें, मतलब ना क्विक प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो दूरदर्शिता थी उसमें, दूरदर्शिता थी, आगे का वह समझती थी शामली। और इसीलिए बिना समय गंवाए उसने क्या किया? बिना समय गंवाए उसने एक बुद्धिमान की तरह 28 वर्षीय जो शामली थी वह पन्ना धाय के पास आकर महल के बारे में जानकारी देती है कि महल में क्या चल रहा है, और बनवीर का मतलब बारे में बताती है कि बनवीर क्या करना चाहता है। और वह इसे यह भी बात बताती है कि बनवीर, जो बनवीर है, वह मतलब पन्ना धाय के बिना वह जी नहीं पाएगा। तीसरा प्रश्न है, इंदु क्यों नाराज हो जाती है और नाराज होकर इंदु क्या कहती है? तो जब छोटी बहू अर्थात बेला मिश्रानी रजवा को काम ठीक न करने के कारण उसे काम से निकाल देती है, हटा देती है, तब इस बात से इंदु बहुत नाराज हो जाती है और वह बहुत सारी बातें कहती है, जिसमें से कि वह कहती है कि छोटी बहू बेला जो है वो बहुत घमंडी है, अपने मायके के सामने वह किसी को गिनती ही नहीं है, उसके लिए तो हम लोग मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। तो इंदु की नाराजगी का कारण है बेला के द्वारा रजवा को काम से निकाला जाना। और नाराज होकर इंदु ने क्या कहा वो मैंने बताया। इंदु रजवा के पक्ष की बात क्यों कर रही थी? तो इंदु दादाजी की जो है वो बहुत ही प्यारी पोती है और उसने बचपन से यहाँ पर रजवा को काम करते हुए देखा है और साफ सफाई, बर्तन धोने आदि काम रजवा ही सालों साल से करती आई है। और इंदु का मानना है, इंदु दादा मूलराज की इन बातों से सहमत है कि जो नौकरानी होती है उसे दयानतदार होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। और मतलब उसमें दादाजी को पूरा विश्वास था, वह विश्वसनीय भी थी। और उसकी एक बात और थी इंदु की, कि उसका कहना था इंदु का कि अगर उससे कोई गलती हो गई है रजवा से, तो उसे नौकरी से निकाले जाने की बजाय उसे प्रेम से भी समझाया जा सकता है, उसे प्रेम से भी यह बात समझाई जा सकती है। अब हम आते हैं थर्ड पर। तीसरा सेट है, अरुणा के सामने बाढ़ पीड़ितों का दृश्य कब साकार हो जाता है? तो अरुणा 15 दिनों के बाद जब वापस आती है, कहाँ से वापस आती है अरुणा? बाढ़ पीड़ितों की सेवा करके आती है। उसकी हालत बहुत खस्ता रहती है और जब नहा धो करके वह जब खा पी कर थोड़ा आराम करने के लिए जब बैठने के लिए लेटने जाती है, तब उसकी नजर 3 चित्रों पर पड़ती है। कौन से 3 चित्र? जो चित्रा ने बनाए थे। तो ये चित्र चित्रा ने बनाए थे। तो इन चित्रों पर जब उसकी नजर पड़ती है अरुणा की, तब अरुणा के सामने बाढ़ पीड़ितों का दृश्य साकार हो जाता है। जिन दृश्यों को वह देखकर अभी आ रही थी, वही दृश्य उसके सामने साकार हो जाता है। दूसरा प्रश्न है इसमें, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूं, श्रीकंठ ने अपने पिता से यह क्यों कहा? तो यह कथन श्रीकंठ ने अपने पिता से इसलिए कहा था क्योंकि वे पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति थे। मतलब श्रीकंठ एक पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्हें सही और गलत का ज्ञान था। जब उनके पिताजी ने यह बात कही कि स्त्रियां, आनंदी के बारे में यह बात कही उनके पिताजी ने कि स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती, उन्हें ज्यादा सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है, तो पिता द्वारा यह कहने पर उन्होंने कथन के उत्तर में अपने पिता से कहा कि आप खुद जानते हैं कि मैं किसी के बहकावे में नहीं आता हूँ, मैं किसी के मतलब किसी की कही हुई बातों में नहीं आता हूँ, मुझ में समझ है। तो मतलब मेरे समझाने बुझाने से इस गांव के कई घर संभल गए हैं, तो इसीलिए आपके आशीर्वाद से मैं मूर्ख नहीं हूँ, मुझे समझ है। तो यह बातें उन्होंने तब कही थी। अगला प्रश्न है, ये भीड़ में खोया आदमी से लिया गया है और एप्लीकेशन बेस्ड और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है
क्या बढ़ती जनसंख्या से देश के अस्पतालों पर भी प्रभाव पड़ता है? तो यदि आप इस कथन से सहमत हैं, तो अपने विचारों को संक्षेप में लिखिए। यदि आप इस कथन से, मैं प्रश्न दिखाती हूँ आपको। यदि आपका उत्तर हाँ है, मतलब अगर आप इस कथन से सहमत हैं, तो इससे पढ़ने वाले प्रभावों को संक्षेप में लिखिए। तो देश की बढ़ती जनसंख्या से वास्तव में अस्पतालों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि जनसंख्या की तुलना में अस्पतालों की संख्या काफ़ी कम है और जितने अस्पताल हैं, उनमें भी डॉक्टरों की संख्या अधिक नहीं है। जिस कारण लोगों को इलाज के लिए कई-कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है और ठीक समय पर उनका इलाज नहीं हो पाता है। कई लोग लाइन में लगे होते हैं, कतार में लगे होते हैं। आज अगर किसी को कैंसर का अगर इलाज कराना है, अगर आप टाटा मेमोरियल में भी जाते हैं, कोई जाता है, तो उसको कई दिन लग जाते हैं, उसका मतलब नंबर आते-आते उसका अस्पताल के लिए उसका क्रम आते-आते कई दिन हो जाते हैं। तो इसीलिए और उनका ठीक समय पर उनका इलाज नहीं हो पाता है। तो अ, अस्पतालों में अधिक भीड़ होने के कारण रोगी के साथ आए स्वस्थ व्यक्ति के भी अस्वस्थ होने का खतरा बढ़ जाता है और डॉक्टर भी किस किस को सही तरीके से देख सकता है। उसके आसपास भी अगर रोगियों की संख्या सुबह से लेकर रात तक वह लगातार रोगियों को देखता रहेगा, तो वह भी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और इसीलिए वो सही तरीके से रोगियों की का इलाज नहीं कर पाता है। चौथा प्रश्न है, रंगे सियारों के बल पर चुनाव लड़ने की बात किसने कही थी? तो बूढ़े सियार ने रंगे सियारों के बल पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, बूढ़े सियार ने। और बूढ़ा सियार अपने साथ 3 सियारों को पीले, नीले और हरे रंग में रंग कर उन सियारों को भेड़िए के पास लाया था। भेड़िए के पूछने पर बूढ़े सियार ने बताया कि सरकार, ये तीनों रंगे सियार हैं और ये क्या करने आए हैं? ये आपकी सेवा करने के साथ-साथ आपके चुनाव का प्रचार करेंगे और आपको चुनाव जितवाएंगे ये। तो भेड़िए को बहुत संदेह हुआ कि भला ये कैसे जितवा सकते हैं, ये तो खुद ही मतलब इनका नाम तो खुद बहुत खराब है, बदनाम है ये लोग। तो भेड़िए को संदेह होने पर बूढ़े सियार ने भेड़िए को तसल्ली दी कि आप चिंता ना करें, रूप रंग बदलने से बहुत से कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। मतलब अगर हम रूप रंग बदल दें तो इंसान को आसानी से हम धोखा दे सकते हैं। इसी क्रम में जो अगले 4 प्रश्न हैं, बनवीर का उद्देश्य क्या था? तो बनवीर का उद्देश्य क्या था ये आपको मालूम है। बनवीर क्रूर और अत्याचारी था। वह पन्ना धाय के कक्ष में कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से आया था, क्योंकि कुंवर की हत्या करके वह चित्तौड़ पर निष्कंटक राज्य करना चाहता था, अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करना चाहता था। पन्ना धाय मां ने कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए क्या किया? जब शामली ने पन्ना धाय को बताया कि बनवीर कुंवर उदय सिंह को मारने आ रहा है, तो पन्ना धाय मां ने सोते हुए कुंवर उदय सिंह को कीरत बारी की टोकरी में छिपा दिया, उसे महल से बाहर कहीं सुरक्षित स्थान पर छोड़ आई। जबकि कुंवर उदय सिंह की शैया पर अपने पुत्र चंदन को उन्होंने वहां पर सुला दिया, जिससे कि उसे शक न हो कि वह कहाँ गई है, वह कहाँ चला गया है, या फिर अ, बनवीर को किसी भी प्रकार का शक न हो, इसीलिए उसने वहां पर उसे सुला दिया। एकांकी में बहू रानी किसे कहा गया और वह संतुष्ट क्यों नहीं थी? यहाँ पर बात की जा रही है सूखी डाली के बारे में। तो ये एकांकी में बहू रानी घर की छोटी बहू अर्थात परेश की पत्नी बेला के बारे में कहा गया है। छोटी बहू घर की नौकरानी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से, मतलब रजवा के कार्यों से संतुष्ट नहीं थी और परिवार के सभी सदस्यों के व्यवहार की तुलना वह अपने मायके वालों से किया करती थी। और आस पड़ोस, जो कपड़े हैं, पहनने ओढ़ने की चीजें, खान पान, सभी चीजों की तुलना, सभी बातों की तुलना वह अपने मायके से किया करती थी। और सिर्फ तुलना ही नहीं, बल्कि इसमें वह अपने मायके को अच्छा साबित करने की और ससुराल को ओछा साबित करने की कोशिश करती थी। और इसीलिए कहा गया कि वह संतुष्ट नहीं थी। छोटी बहू की चारित्रिक विशेषताएं क्या है? बेला परिवार की छोटी बहू कौन है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। छोटी बहू है बेला, जो लाहौर की रहने वाली है, सुसंस्कृत है, सुशिक्षित है और उसका विवाह एक पढ़े लिखे युवक परेश के साथ हुआ, जो दादा मूलराज का पोता है। तो बेला परिवार की सबसे छोटी है और इससे पहले जब वो अपने मतलब मायके में थी, तो वह वहां पर इकलौती संतान थी, वहां पर सब पर राज करती आई थी और यहाँ पर सब उस पर राज करना चाहते हैं, सब उस पर उसे आदेश देते हैं। तो वह एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार की लड़की है, शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली महिला है। उसका हृदय में छल नहीं है, परंतु संपन्न मायका होने के कारण उसे उस बात का घमंड है। उसे घर की पुरानी नौकरानी का काम भी पसंद नहीं आता, वह घर के अन्य महिलाओं से भी तालमेल नहीं बिठा पाती है और इसी कारण घर की जो महिलाएं थी
वे क्या करती थी, वे गॉसिपिंग में मतलब जब बातचीत करती थी, चुगली करती थी या बातचीत करती थी, तो वो उसमें छोटी बहू के बारे में वे लोग काफी कुछ बातें, बहुत सारी बातें वे करती हैं। तो जब भी बेला का कोई समय नष्ट करता, उसे पढ़ने लिखने का अवसर नहीं देता है, तो बेला को यह बात भी नहीं भाती है। क्वेश्चन आंसर सेट ये 4 है। चौथे सेट को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ध्यान से सुनिए, और अगर समय है आपके पास तो आप लिखित अभ्यास जरूर कीजिए। आनंदी के पिता कौन थे और वे कैसे व्यक्ति थे? आनंदी के पिता के बारे में आपको मालूम है। आनंदी के पिता का नाम था भूप सिंह, और वे एक रियासत के ताल्लुकेदार थे। छोटी सी रियासत के बड़े मतलब जमींदार थे, ताल्लुकेदार थे। धन धान्य से संपन्न व्यक्ति थे। 4 उनकी बेटियां 4 थी, और उच्च कुल से संबंधित थे। आनंदी से उन्हें बहुत प्रेम था। उनका कोई बेटा नहीं था, और भूप सिंह अपनी बेटी आनंदी का विवाह एक अच्छे परिवार में करना चाहते थे। हालांकि उनके पास दहेज में देने के लिए बहुत पैसे नहीं थे अभी, और ना ही ऋण लेना चाहते थे। उसके बाद भी इस धर्म संकट में थे, इस डायलेमा में थे कि आनंदी का विवाह भी कैसे एक अच्छे वर की तलाश में कैसे करें। दूसरा प्रश्न है, अरुणा ने चित्रा द्वारा बनाए गए चित्रों को किसका प्रतीक बताया? अरुणा के द्वारा किसका प्रतीक बताया गया? इस संबंध में चित्रा का क्या मानना था? तो अरुणा सोई हुई थी, और अरुणा को झकझोर कर जगा दिया था चित्रा ने चित्र देखने के लिए। और जब चित्रा ने उस चित्र को देखा, तो उसने उसकी बेवकूफी का, फुलिशनेस का प्रतीक बताया, क्योंकि वह अपने चित्रों में टाइटल नहीं डालती थी, शीर्षक नहीं डालती थी। तो इस कारणवश वे जल्दी समझ में नहीं आते थे। इस संबंध में चित्रा ने स्वयं द्वारा बनाए गए चित्रों को आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक बताया था। तो चित्रा ने जहां उसे बेवकूफी का प्रतीक बताया, चित्रा ने, वहीं ये अरुणा ने जहां उस चित्रा के चित्र को बेवकूफी का प्रतीक बताया, वहीं चित्रा ने उसे आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक बताया। तीसरा प्रश्न है कि भेड़े डर क्यों गई थी? उन्हें किसने क्या कहकर रोका? जैसे ही मतलब जो भेड़ों की एक सभा का आयोजन किया गया था, और भेड़ों की सभा में जो भेड़िया राजा था, वह संत बन करके वहां पर गया था, लेकिन भेड़ों ने उसे देख लिया कि अरे ये तो भेड़िया है, और वे डर गए, और उन्होंने वहां से भागने की सोची। लेकिन बूढ़े सियार ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। भेड़िया राजा अब संत बन गए, उन्होंने हिंसा को त्याग दिया है, अब वे उनकी रक्षा करेंगे, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वे अब केवल घास खाते हैं, और भेड़ों पर हुए अत्याचारों से वे बहुत लज्जित है, इसलिए उन्होंने लज्जा के कारण अपना सिर झुकाकर रखा है। अगला प्रश्न है, गाड़ी एवं स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ होने पर भी लेखक हरिद्वार जाने में कैसे सफल हुआ? तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि खिड़की के रास्ते से वे अंदर गए थे, कुली की मदद से वे अंदर गए थे। और गाड़ी और स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ होने पर भी लेखक हरिद्वार जाने में सफल हो गए, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक भीड़ को देखते ही लेखक ने कुली कर लिया था उन्होंने, और कुली ने खिड़की से लेखक को गाड़ी में चढ़ा दिया। यदि कुली ऐसा ना करता तो उनकी गाड़ी छूट जाती, और लेखक अपने दोस्त बाबू श्यामलाकांत की लड़की, उनकी बेटी के विवाह में शामिल नहीं हो पाते। जो कीवर्ड्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। और साहित्य सागर के बाद अब एकांकी संचय के 4 प्रश्न जो है मैं लेकर आ रही हूँ। प्रश्न है, रूठ गए कुंवर। याद रखिएगा, ये चौथा सेट है, फोर्थ सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स। रूठ गए कुंवर पंक्ति में, मतलब इस वाक्य में कुंवर कौन है, उसका वक्ता से क्या संबंध है? वक्ता हर समय, वक्ता या श्रोता में एक बनना जरूर है, याद रखिएगा इस एकांकी में। तो रूठ गए कुंवर पंक्ति में कुंवर कौन है? तो कुंवर का पूरा नाम कुंवर उदय सिंह है, जो चित्तौड़ के उत्तराधिकारी थे, किंतु अल्प उम्र होने के कारण, कम उम्र होने के कारण उनके स्थान पर महाराणा विक्रमादित्य राजपाट चलाते थे। वक्ता कुंवर की माँ, कुंवर की धाई माँ व संरक्षिका पन्ना है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, दीपदा ने कांकी में उदय सिंह महल में सुरक्षित क्यों नहीं है? तो कुंवर उदय सिंह महल में सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि वहां कई सर्प हैं, सर्प मतलब बनवीर जैसे उसके कई शत्रु हैं, जो हमेशा इस अवसर की तलाश में हैं कि वे कब मौका पाते ही कुंवर को जान से मार दें। वे अवसर पाते ही कुंवर को डसने अर्थात हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी कारण पन्ना धाय कुंवर उदय सिंह से कहती है कि चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, जो तुम्हें कभी भी डस सकते हैं।
फिर अगला प्रश्न, सूखी डाली एकांकी में वट की तुलना दादाजी से करने का क्या कारण है? मतलब दादाजी से वट की तुलना लेखक ने क्यों की है? तो सूखी डाली एकांकी में वट की तुलना दादाजी से करने का कारण, दादा मूलराज से करने का कारण यह है कि जिस प्रकार वट वृक्ष की अनगिनत शाखाएं होती हैं, उसके बाद भी ये आपस में एक वृक्ष के रूप में आपस में जुड़ी हुई हैं, उसी प्रकार दादाजी ने अपने विशाल परिवार को एकता के सूत्र में बांध कर रखा हुआ है, और उसी का परिणाम है आज भी उनका जो परिवार है वह संयुक्त है, विभक्त नहीं है, डिवाइडेड नहीं है, बल्कि यूनाइटेड है, संयुक्त है। चौथा प्रश्न है, संपूर्ण एकांकी में दादाजी ने परिवार पर अपना एकाधिकार स्थापित किया हुआ है, क्या यह कथन सत्य है? स्पष्ट कीजिए। तो इस पूरे एकांकी में दादाजी ने अपने परिवार पर अपना एकाधिकार, मतलब सिर्फ और सिर्फ सोनली उनका ही राज है उनके परिवार पर, तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। दादाजी एक तानाशाह की तरह परिवार के प्रत्येक सदस्य से अपनी बातें मनवाते हैं, और दादाजी अपने परिवार को एकजुट हो रहने और एक दूसरे से प्रेम और स्नेह के साथ रहने के लिए समय समय पर सभी सदस्यों को समझाते हैं। तो जैसे ही वहां पर बेला के बारे में उन्हें यह बात मालूम मालूम हुई, करमचंद के माध्यम से, परेश के माध्यम से, जैसे ही बेला के बारे में उन्हें यह बात मालूम हुई कि बेला परिवार से अलग हो सकती है, उन्होंने तुरंत एक सभा बुलाई, अपने परिवार के सदस्यों की सभा, एक पारिवारिक सभा उन्होंने बुलाई, और सभी को यह निर्देश दिया कि बेला की बात माने, उसका समय नष्ट न करे, उसे पढ़ने का अवसर दे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपना प्रभुत्व वहां पर जमा करके, उस परिवार में उन्होंने अपना प्रभुत्व जमा करके रखा हुआ है। अतः सिद्ध होता है कि दादाजी ने परिवार पर अपना एकाधिकार स्थापित किया है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए कि कैसा प्रश्न पूछा गया, उसी के अनुसार आप उत्तर भी लिखिए। ये है आपका 6th प्रैक्टिस पेपर। इसमें श्रीकंठ के पिता कौन थे और उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो श्रीकंठ के पिता का नाम बेनी माधव सिंह है, और वे गौरीपुर के जमींदार हैं, ये इस बात से तो आपको मालूम है। उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो घर की आर्थिक स्थिति में उनका जो वार्षिक आय है वह लगभग 1,000 रुपए से अधिक नहीं थी उनकी वार्षिक आय, और लेकिन मतलब बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं थी और बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, एक एवरेज जैसा होता है, एक औसत घर की आर्थिक स्थिति होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब बहुत संपन्न नहीं थे श्रीकंठ के पिताजी। दूसरा प्रश्न, आनंदी ने श्रीकंठ को लाल बिहारी के विषय में क्या बताया? तो आनंदी ने श्रीकंठ को लाल बिहारी के विषय में बताया कि उसने आनंदी को जब मांस पकाने के लिए कहा, तब उसने आनंदी से पूछा कि दाल में घी क्यों नहीं है, और आनंदी ने जब बताया कि घी कम था, इस पर लाल बिहारी को गुस्सा आ गया और उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी पर फेंक मारी। यदि आनंदी खड़ाऊ को अपने हाथों से नहीं रोकती, अपने हाथ से न रोकती, तो उसके सिर पर तो तब उसका सिर फट जाता। तीसरा प्रश्न है, बूढ़े सियार द्वारा भेड़िए को कौन कौन सी सलाह दी गई थी? अपने शब्दों में लिखिए। तो बूढ़े सियार द्वारा भेड़िए को पहले सर्कस में कौन कौन सी सलाह दी गई थी उसे? तो उसे पहले सर्कस में भर्ती होने की बात की गई थी कि वह सर्कस में भर्ती हो जाए। उसके बाद अजायब घर जाने की बात की गई, वह अजायब घर चला जाए। तो बूढ़े सियार द्वारा भेड़िए को पहले सर्कस में भर्ती होने और उसके पश्चात अजायब घर चले जाने की सलाह दी गई, और अंत में ध्यान मग्न बैठने का ढोंग करते हुए भेड़िए को जंगल में ही रहकर मेजॉरिटी प्राप्त करने की, बहुमत प्राप्त करने की योजना बताई, जिससे चुनाव में वह भेड़ों को अपनी तरफ मिला ले। अपनी योजना के अनुसार वह भेड़िए को हिंसक पशु से धार्मिक व संत प्रवृत्ति के पशु में परिवर्तित होने का ढोंग करने के लिए कहता है, और 3 सियारों को क्रमशः पीले, नीले और हरे रंग में रंगकर अपनी योजना में शामिल करता है। तो क्या करता है, सबसे पहले वह सर्कस में भर्ती होने की बात करता है, दूसरा अजायब घर में है, और तीसरा वह 1 दिन का समय मांगता है, जिससे कि वह उसे बहुमत दिलवा सके, इस आने वाले चुनाव में वह उसे बहुमत दिलवा सके। और फिर 3 रंगे सियारों को वह लेकर के आता है, और जिसके माध्यम से वह उसे उस चुनाव में जीत दिलवाने का वायदा करता है। चौथा प्रश्न है कि भीड़ में खोया आदमी पाठ के अनुसार लोगों को बीमारियां क्यों होती है और उसका समाधान क्या हो सकता है? तो भीड़ में खोया आदमी पाठ के अनुसार लोगों को बीमारियां क्यों होती है और उसका समाधान क्या हो सकता है?
तो भीड़ में खोया आदमी पाठ में हम पाते हैं कि अगर हम बहुत संकीर्ण घरों में रहते हैं और गंदे मकानों में रहते हैं, आवास स्थल के पास अगर गंदगी है, दूषित वातावरण है, तो फिर लोगों को बीमारियां होती हैं। तो जो बातें मैंने बताई कि बीमारियां क्यों होती, पेज में वहां पर उस टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं इस बात को कि संकीर्ण मकान, उसके बाद है आवास आवास स्थल के पास मतलब जहां हम रहते हैं उसके पास बड़े बड़े नाले हैं जहां से बदबू आती रहती है, मक्खियां भिनकती रहती है, तो इसे हम कहते हैं दूषित वातावरण, एक डर्टी एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति स्वयं बीमार नहीं होना चाहता। लोगों के पास जनसंख्या वृद्धि के कारण जब बेसिक जो नीड्स है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो नहीं है, उन्हें अच्छा भोजन, अच्छा कहने का अर्थ है कि स्वस्थ, जो हमें स्वस्थ रख सके, स्वास्थ्यवर्धक भोजन, स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम बीमार हो रहे हैं और कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोगों का परिवार अगर सीमित हो, लोगों का परिवार लिमिटेड हो, बच्चे एक या दो ही अच्छे अगर ये हम माने, और उन्हें तो उन्हें स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ वातावरण और पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा उन्हें, तभी वे बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एकांकी के प्रश्नों की। प्रश्न है, परेश का परिचय देते हुए बताइए कि वह अपनी पत्नी की कठिनाइयों के संदर्भ में किससे बातें कर रहा है। पत्नी कौन है? बेला। परेश और बेला मतलब सूखी डाली। तो परेश कौन है? परेश दादा मूलराज का पोता है, सबसे छोटा पोता है। वह शिक्षित, बुद्धिमान और संस्कारी युवक है और उसने नायब तहसीलदार के पद पर है। वह पढ़ लिख करके उसने वह पद प्राप्त किया है, जो एक बहुत ऊंचा और प्रतिष्ठित पद होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पद के ये इसमें है। और परेश अपनी पत्नी बेला को घर में होने वाली कठिनाइयों के कारण, मतलब बेला को बहुत कठिनाई हो रही थी क्योंकि बेला जिस परिवेश से आई थी, वह यहाँ मोल्ड नहीं हो पा रही थी, ढल नहीं पा रही थी। तो इसीलिए वह अपनी पत्नी की कठिनाइयों के संदर्भ में अपने दादाजी से बातें करता है और उनसे बाग वाले मकान की बात करता है। दूसरा प्रश्न है, दीपदान एकांकी में कुंवर के रूठ जाने का कारण क्या था? रूठने के बाद उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? देखिए यहाँ पर एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है, तो पैराग्राफ चेंज करके इसका उत्तर लिखेंगे आप। दीपदान एकांकी में कुंवर के रूठ जाने का कारण, मतलब जब उसे दीपदान उत्सव में वह जाने की बात करता है पन्ना दाई माँ से, तो पन्ना दाई माँ ना खुद जाती है, ना स्वयं जाती है और ना उसे जाने की अनुमति देती है। तो इसीलिए वह रूठ जाता है। कौन रूठ जाता है? कुंवर उदय सिंह रूठ जाते हैं। और रूठने के बाद वे अपनी शैया पर, शैया मतलब अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर न सो करके वह जमीन पर ही सो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कुंवर कहाँ के उत्तराधिकारी थे? कुंवर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो कुंवर का पूरा नाम कुंवर उदय सिंह था। कुंवर का पूरा नाम कुंवर उदय सिंह था और वे उनकी जो उम्र थी, उनकी जो उम्र थी, कुंवर उदय सिंह का थी उनकी, और इसी वजह से विक्रमादित्य उनका राजपाट चलाते थे और पूरे विक्रमादित्य को भी राजगद्दी से उतार दिया गया था और जो बनवीर था वही अब पूरा राजकाज संभालता था। और बनवीर को कुंवर के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन साथ ही जो पन्ना धाई माँ वह भी कुंवर की संरक्षिका थी। और कुंवर उदय सिंह थोड़े हठी स्वभाव के थे और इसी हठी स्वभाव के कारण में पन्ना धाई माँ से रूठ कर जमीन पर ही सो गए थे। अगला प्रश्न है कि दीपदान एकांकी में पन्ना धाई ने विलासी, लोभी और भोगी शासकों पर किस प्रकार कटाक्ष किया है? अपने शब्दों में लिखिए। तो जो चित्तौड़ है वह वीरों, रणबांकुरों और योद्धाओं का गढ़ था और उसके स्थान पर अब नाच गान का पर्व मनाया जा रहा था। इसीलिए पन्ना धाय ने ऐसे शासकों पर कटाक्ष करते हुए, ऐसे शासकों की आलोचना करते हुए कहा है कि सिर्फ नाच गान से और दीपदान करने से चित्तौड़ राज्य अपने शत्रुओं की रक्षा नहीं कर सकता। तो पन्ना धायमा इस तरह के भोग और विलास जैसे कार्यों और उत्सवों के बिल्कुल विरोध में थे और उनका मानना था कि जो चित्तौड़ की जो भूमि है वह रास रंग की भूमि नहीं है,
बल्कि वह युद्ध की भूमि है। और वीर पुरुषों की तरह धरती पर भोग विलास, जो वीर पुरुष होते हैं वे धरती पर भोग विलास करने नहीं आए हैं, बल्कि धरती की रक्षा करने के लिए वे यहाँ पर आए हैं। तो यह पन्ना धाय माँ की सोच थी। 6th सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर पर आते हैं हम। पहला प्रश्न है, किसके द्वारा हुआ करने पर बूढ़े सियार को बात संभालनी पड़ी? किसके द्वारा हुआ करने पर बूढ़े सियार को बात संभालनी पड़ी? तो पीले सियार द्वारा। याद रखेंगे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नीला सियार अगर आपने लिख दिया या हरा लिख दिया तो मार्क्स गए आपके हाथों से। तो पीले सियार द्वारा हुआ करने पर बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया। चतुराई से बात संभाली। उसने कहा, कह रहे ये तो कवि महोदय हैं, अगर इनकी बात हम समझ जाए तो फिर ये कवि किस काम के, कवि काहेगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि कविताएं तो लोग कोरस में गाते हैं, इसीलिए सब एक साथ गा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, आनंदी अपने पति की किस बात से क्रोधित हो जाती है? आनंदी उपभवन में बैठी थी, और उपभवन मतलब अपने कमरे में पूरी भरी हुई बैठी थी, और उस घटना के बाद जब लाल बिहारी ने उस पर खड़ाक से प्रहार किया था, गुरुवार दोपहर से शुक्रवार और शनिवार रात, जब उसके पति श्रीकंठ सिंह, तब तक वो वहां बैठी हुई थी। और किसी भी स्त्री को अपने पति के बल और पौरुष का उसे बहुत अभिमान होता है। तो आनंदी को इस बात की आशा थी कि उसके पति आएंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, न्याय करेंगे और सही, मतलब निष्पक्ष होकर बात करेंगे। लेकिन उसके विपरीत, चूंकि आनंदी के जो पति थे श्रीकंठ, के कान पहले से ही भरे जा चुके थे। जैसे ही वे कमरे में आए और उन्होंने आनंदी से यह बात कही, यह तुमने क्या उपद्रव मचा कर रखा है, यह सुनते ही आनंदी बहुत क्रोधित हो जाती है। वह अपने व लाल बिहारी की लड़ाई का जो कारण था, वह अपने पति से यह बात कहती है। तीसरा प्रश्न, किसकी तस्वीर की प्रशंसा में अनेक समाचार पत्रों के, मतलब पत्रों के पन्ने रंगे गए थे? और किसकी तस्वीर की प्रशंसा से अनेक समाचार पत्रों के पन्ने रंगे गए थे? तो आपको याद होगा कि ये जो चित्रा है, उसने गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे बैठने वाली, याद रखिए शब्द, याद रखिए, गर्ग स्टोर और भिखारिन। तो गर्ग स्टोर के नीचे, जो गर्ग स्टोर के सामने जो पेड़ था, जो वृक्ष था, उस पेड़ के नीचे एक भिखारिन अपने दो बच्चों के साथ बैठा करती थी। तो उसकी तस्वीर बनाई थी। जब भिखारिन की मृत्यु हो गई थी तो उसके दोनों बच्चे उस भिखारिन के सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से बिलक बिलक कर रो रहे थे। तो इसी, मतलब एकदम जीवंत तस्वीर बना दी थी इसी दृश्य पर, इसी घटना पर एक जीवंत तस्वीर बना दी थी चित्रा ने, और उसका शीर्षक दिया था उसने, इस चित्र का एक टाइटल दिया था उसने, अनाथ। और इसी तस्वीर की प्रशंसा में अनेक समाचार पत्रों के पन्ने रंगे गए थे, और अनेक प्रतियोगिताओं में चित्रा का अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुका था। विदेश में चित्रा द्वारा बनाई गई इस तस्वीर को काफी प्रशंसा मिली थी। वह, तो इसी चित्र की प्रशंसा से अनेक समाचार पत्रों के, मतलब जो पन्ने हैं वे रंगे गए थे। पन्ने मतलब पेज, बहुत सारे पेज जो है वो, पन्ने रंगना मतलब लिखना। किसके बारे में लिखना? तो तस्वीर के बारे में लिखना। कौन सी तस्वीर? अनाथ शीर्षक वाला तस्वीर। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार बढ़ती जनसंख्या ने, ये भीड़ में कोई आदमी से लिया गया, लेखक के अनुसार बढ़ती जनसंख्या ने बच्चों के पालन पोषण व शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया है? बढ़ती जनसंख्या ने, तो लेखक के अनुसार बढ़ती जनसंख्या ने बच्चों के पालन पोषण एवं शिक्षा को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कैसे प्रभावित किया है? तो बुरी तरह से। कैसे? तो क्योंकि बच्चों का पालन पोषण तथा उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करना अब, मतलब अभिभावकों के लिए एक समस्या बन गई है, क्योंकि विद्यालय एक है, एक कक्षा में सीट 40 है, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो 4,000, 40,000, 14,000, इस तरह से। तो इसीलिए उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करना एक समस्या बन गई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण महंगाई भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई है जनसंख्या वृद्धि के कारण, जिस कारणवश क्या होता है, बच्चों की जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर पाना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। तो इसीलिए यह एक हमारे लिए, मतलब एक अभिभावकों के लिए समस्या है। तो लेखक का मानना है कि यदि
मतलब ये जो जीवन निर्वाह करना जो अत्यंत दुभर हो गया है, दुष्कर हो गया जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो अगर हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करेंगे तो ही हम इस समस्या पर हम पूरी तरह से लगाम लगा सकते हैं। नहीं तो वह दूर दूर नहीं, जब हम जनसंख्या से उत्पन्न होने और बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में हम पूरी तरह से हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसी 6th क्वेश्चन पेपर सेट के एकांकी वाले प्रश्नों पर। प्रश्न है कि बेला के प्रति परिवार के सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन क्यों आया? तो अचानक से देखिए, जब आप सूखी डाली पढ़ते हो उसको 3 भागों में बांट कर पढ़ी, मैंने हमेशा कहा है। पहले भाग में रजवा एक समस्या लेकर आती है, फर्नीचरों वाली एक समस्या आपके सामने आती है। तो ये जो समस्याएं हैं, ये वहां पर समस्याएं सामने लाई गई हैं, और इन्हीं समस्याओं को लेकर के परेश और ये जो करमचंद है ज्यादा मूलराज के पास जाते हैं। तो ये दूसरी बात है यहाँ पर। पार्ट टू है, वो पार्ट टू है। और उसी समय जब ये समस्या दादा मूलराज के सामने रखी जाती है सारी समस्याएं, तब दादा मूलराज क्या करते हैं, परिवार के सदस्यों की एक बैठक बुलाते हैं, एक पारिवारिक बैठक, एक फैमिली बैठक होती है, मीटिंग होती है। और जिसमें क्या करते हैं, दादा मूलराज परिवार के सभी सदस्यों से कहते हैं कि वे बेला के प्रति अपने व्यवहार में नरमी लाएं, वे बेला को कोई काम न सौंपे, बेला का काम भी आपस में बांट ले, उसका समय बर्बाद न करे, उसे पढ़ने का मौका दें। तो ये सब बातें कहते हैं और एक चेतावनी देते हैं कि अगर आप लोगों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तो फिर मतलब समझ लीजिए कि मैं इस घर का सदस्य नहीं हूँ, मैं इस घर को छोड़कर मैं चला जाऊँ। तो जब दादा मूलराज ये बातें कहते हैं तो उनकी बातों का बहुत कुछ बहुत प्रभाव पड़ता है परिवार के सदस्यों पर, और वे उसकी बात मान करके बेला के प्रति अपने व्यवहार को, अपने रवैये को वे लोग बदल लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, पन्ना धाय ने कुंवर को महल से बाहर कैसे निकलवाया? तो इसमें सबसे बड़ा जो उसका सहायक था वो था कीरत बारी और उसकी टोकरी। तो एक और बात थी इसमें, कीरत बारी की टोकरी थी, टोकरी में पत्तलें थी, पत्तलों में आज टोकरी बड़ी थी क्योंकि बहुत सारे सामंतों ने खाना खाया था और उन सामंतों के पत्तलों को उठाना था कीरत बारी को। कीरत बारी के सामने महल से निकलने में कोई समस्या नहीं थी। क्यों समस्या नहीं थी महल से निकलने में कीरत बारी को? क्योंकि उसकी टोकरी में जूठन होता है। कौन जूठन को हाथ लगाएगा? सभी को मालूम है, सालों साल से कीरत इसमें, तो इसमें कोई माल मत्ता नहीं होता, ये बात। लेकिन इसमें शामली का भी सहयोग है कि अगर शामली सही समय पर अलर्ट नहीं करती, उसको सूचना नहीं देती पन्ना धायमा को, तो पन्ना धायमा शायद ये सारी योजना नहीं बना पाती। तीसरा प्रश्न, परेश ने अपनी पत्नी से ऐसा क्यों कहा कि न जाने तुम क्या चाहती हो? तो परेश की जो पत्नी है बेला, छोटी बहू, उसने पहले तो कहा था कि परिवार के जो सभी सदस्य हैं वह उसका मतलब उसका मजाक उड़ाती हैं, स्त्रियां मजाक उड़ाती है, कोई उसे पढ़ने का समय नहीं देता। लेकिन दादाजी के द्वारा लिए गए बैठक के बाद, दादाजी के द्वारा की जो बातचीत हुई, उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन आ गया था और सब बेला को जरूरत से ज्यादा सम्मान देने लगे थे। तो बेला को यह भी नहीं भा रहा था। तो परेश ने यह कथन इसलिए कहा क्योंकि बेला मतलब अब परिवार के सदस्यों के व्यवहार में आए परिवर्तन से अचंभित थी और दुखी थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि परिवार का प्रत्येक सदस्य उसकी इतनी ज्यादा अवभगत क्यों कर रहा है, जिसके विषय में वह परेश को बताती है। बेला के इस प्रकार आदर पाने के मतलब बारे में जानकारी पाकर और उसके बाद भी उसके दुखी होने का कारण परिवार के सदस्यों को बताए जाने पर परेश कहता है कि न जाने तुम क्या चाहते हो। पहले लोग तुमको मतलब सम्मान नहीं दे रहे थे, तब तुमको दुख था। अब सबको सम्मान दे रहे हैं, तब भी तुमको दुख है। न जाने तुम क्या चाहती हो। तो परेश ने अपनी पत्नी से ऐसा इसीलिए कहा है। चौथा प्रश्न है कि पन्ना दाय के अनुसार राजपुतानी अपना धर्म कैसे निभाती है? यहाँ पर एक ये है, एक प्रसंग है जिसमें अंतिम वाले में आप जाएंगे, बनवीर क्या कहता है पन्ना धायमा से कि वह मारवाड़ की एक जागीर उनको सौंप देगा। मारवाड़, मैंने वैसे भी कहा है, आप प्रॉपर नाउन्स इसमें याद रखिए। तो मारवाड़ की जागीर वह उनको दे देगा, पन्ना धायमा को दे देगा, अगर वे पन्ना धायमा को क्या दे दे, उदय सिंह को सौंप दे। तो पन्ना धायमा कहती हैं कि राजपुतानी जो होती है वे व्यापार नहीं करती हैं, वे व्यापार नहीं करती हैं। तो वे कहती हैं कि वे या तो मतलब अपना अब जौहर में चढ़ जाती हैं या फिर वे युद्ध की भूमि में चढ़ जाती है। इसी पर पन्ना धायमा कहती है कि पन्ना धायमा के अनुसार राजपूतानी अपना धर्म प्राणों की बलि देकर निभाती है।
क्योंकि जो क्षत्रिय जो होते हैं वे वीर गति को प्राप्त होते हैं, किंतु अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। तो अपने इसी धर्म को निभाते हुए पन्ना धायमा ने क्या किया, अपने पुत्र की बलि भी उन्होंने दे दी और अपने पुत्र का उन्होंने दान कर दिया। 7वां प्रश्न पत्र लेकर के मैं आपके पास हाजिर हो रही हूँ। 7th प्रैक्टिस सेट है ये, 7th प्रैक्टिस सेट है विद आंसर्स। श्रीकंठ कौन थे और उसके चरित्र की क्या विशेषता थी? तो श्रीकंठ जो थे वो बेनीमाधव सिंह के बड़े बेटे थे और आनंदी के पति थे। उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की थी और उनके चरित्र की विशेषता ये थी कि वो धैर्यवान और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। धैर्यवान थे, शांत स्वभाव के थे, संयुक्त परिवार के उपासक थे और भारतीय संस्कृति से उन्हें बहुत प्रेम था। ये उनके चरित्र की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, गांव की स्त्रियां श्रीकंठ के निंदक क्यों थी? निंदक मतलब निंदा करना, उसके बारे में बुराई करना। तो जो श्रीकंठ सिंह थे वे संयुक्त परिवार के उपासक थे और वे नहीं चाहते थे कि उनके गांव में कोई भी परिवार है जो वह अलग हो, क्योंकि वे संयुक्त परिवार को देश की उन्नति का आधार मानते थे। तो उनके ही मतलब दबाव के कारण या यूं कहें कि उनके कहने के कारण कई गांव के कई टूटते हुए घर जुड़ गए थे और जो स्त्रियां थी वे अपने परिवार से अलग होना चाहती थी। तो स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर न रहने की जो अरुचि थी उसे वे देश और जाति के लिए हानिकारक मानते थे। तो इसीलिए गांव की स्त्रियां श्रीकंठ की निंदक थी। अगला प्रश्न है इसमें कि भीड़ में खोए आदमी के पाठ पाठ के आधार पर बताइए कि भीड़ से मैं एक मिनट ये प्रश्न शेयर करती हूँ। भीड़ से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है? अब अगर ये प्रश्न, तो आपको सबसे पहले लिखना है इसमें कि क्या क्या समस्याएं हैं, भीड़ से क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है वो आप लिखेंगे। जैसे आपको जो अभी आपको इस चैप्टर में दिया गया है, आरक्षण नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, सही तरह से पोषक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, भोजन नहीं मिलता, आवास नहीं है, राशन नहीं उपलब्ध है, लोग अपना काम नहीं करवा सकते हैं पैसे देने के बाद भी। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए जनसंख्या को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा। जनसंख्या को हमें नियंत्रित करना पड़ेगा और यदि इसकी वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाया तो जल्दी ही हम जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएंगे। अतः इसके लिए जरूरी है कि लोगों को परिवार नियोजन के जो लाभ हैं उनसे उनको अवगत कराया जाए। परिवार नियोजन के जो फायदे हैं उससे उनको अवगत कराया जाए और निरक्षरता को समाप्त करना जरूरी है, तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। निरक्षरता को समाप्त करना जरूरी है और जीवन स्तर को उठाया जाना, यानी जो लेवल ऑफ जो जो हम जिस तरह से हम जी रहे हैं, लोग जी रहे हैं, तो उस जीवन स्तर को और सही करना है और सुधारना है और उठाने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, वन प्रदेश की जो भेड़ें थी वे कैसी थी? वन प्रदेश की भेड़ें कैसी थी? तो वन प्रदेश की भेड़ें, पहले पेज में ही आप 3rd और या 4th पैराग्राफ में देखेंगे कि वन प्रदेश की भेड़ें निर्दोष पशु थी। निर्दोष मतलब जैसे हम लोग जो सामान्य जनता होते हैं तो हम निर्दोष होते हैं, निर्दोष पशु थी। नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, निश्चल और दयालु स्वभाव की थी। वे अपने सीधे स्वभाव के कारण बूढ़े सियार के बहकावे में आकर भेड़िए को अपना नेता चुन लेती, जिससे उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। भोली वाली भेड़े बूढ़े सियार द्वारा बनाई गई धूर्तता भरी योजना में फंस जाती है और अपना मतदान भेड़िए को दे देती है। तो यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेसन यहाँ पर दिया गया, एक सीख दी गई है कि अपने मतदान का सदुपयोग करना हमें बहुत जरूरी है। अब हम 8वां जो है वो मैं लेकर के आ रही हूँ, प्रैक्टिस पेपर सेट। 8th सेट ऑफ प्रैक्टिस पेपर है ये, 8वां सेट है ये। पहला प्रश्न है, आनंदी के पति श्रीकंठ कैसे विचारों के व्यक्ति थे? तो आनंदी के पति जो श्रीकंठ सिंह थे वे स्वतंत्र विचारधाराओं वाले थे, स्त्रियों का सम्मान करते थे और संयुक्त परिवार के उपासक थे। फिर हम जो भारतीय संस्कृति है उसके वे पक्षधर थे और प्राचीन सभ्यता के पूजक थे, मतलब उसको पूजा करते थे, प्राचीन सभ्यता के गुणगान करते थे
और रामलीला वगैरह भी खुद भाग लेते थे और वे न्याय के पक्षधर थे। बहुत सारी बातें पूरे पाठ के आधार पर तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आनंदी के पति श्रीकंठ के बारे में। घंटों प्रतीक्षा के बाद जब मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। तो ये जो कथन है, यह कथन कौन कह रहा है, तो वाक्य का वक्ता कौन है और वह कहाँ जा रहा था? तो वाक्य के वक्ता जो हैं वे स्वयं लेखक हैं, स्वयं लेखक हैं। और वह कहाँ जा रहा है, लेखक स्वयं इसमें एक पात्र निभा रहे हैं। पर्वतीय जी जो स्वयं इसमें एक पात्र निभा रहे हैं, पात्र का किरदार के रूप में है। और वे कहाँ जा रहे हैं? वे जा रहे थे हरिद्वार, हरिद्वार जा रहे थे। अगला प्रश्न है, विदेश जाने के बाद चित्रा ने क्या किया? तो बहुत लगन से वह अपने चित्रकला को निखारने में जुट गई, बहुत पैशन से, बहुत लगन से, और 3 वर्ष वहां रही और तन मन धन से चित्रकारी के काम में जुट गई। और उसकी लगन और मेहनत के कारण उसकी कला और निखर गई और विदेश में उसके चित्रों ने धूम मचा दी। उसके द्वारा बनाए गए भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के चित्र से उसे काफी प्रशंसा मिली, उसने बहुत प्रशंसा बटोरी वहां पर। और अनाथ शीर्षक वाला वह चित्र अनेक प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका था, प्रथम पुरस्कार। और लोग बड़ी हैरानी से उस चित्र को देखते थे और चित्रा की प्रशंसा करते थे। अतः चित्रा ने विदेश जाकर चित्रकला के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। चौथा प्रश्न है, भेड़े और भेड़िए हमारे समाज में किसके प्रतीक है? और शीर्षक की सार्थकता भी आपको यहाँ पर बतानी है। 1 मिनट, सबसे पहले क्लियर करते हुए, तो भेड़े और भेड़िए हमारे समाज में जो भेड़े हैं वे भोली भाली जनता का प्रतीक है, याद रखिए। भेड़े सिंबलाइज कर रही है भोली भाली जनता को और भेड़िए सिंबलाइज कर रहे हैं नेतागण को। अगर सपोज भेड़िए की जगह आपसे भेड़िए के साथ साथ अगर यहाँ पर सियार भी पूछ लिया तो सियार जो है ये यहाँ पर प्रतीक के रूप में है किसके? तो नेताओं के आगे पीछे जो चापलूस घुमा करते हैं तो सियार उनके प्रतीक है। तो हम आते हैं भेड़ियों पर, तो भेड़िए उन नेताओं के प्रतीक है जो ढोंगी होते हैं, धोखेबाज होते हैं और आम जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। तो शीर्षक की सार्थकता पर आपको बताना है। शीर्षक एकदम सटीक है। सबसे जब भी इस तरह का प्रश्न आता है कि शीर्षक की सार्थकता, तो सबसे पहले आप वाक्य आपको लिखना है, किसी भी इस प्रकार के प्रश्न में आप लिखिए कि शीर्षक बिल्कुल सटीक है, शीर्षक बिल्कुल सटीक है। भेड़े और भेड़ियों के माध्यम से, भेड़े और भेड़ियों के माध्यम से हमारे समाज में जो धूर्त और चालाक नेतागण, जो भेड़िए रूपी नेतागण बैठे हैं और भेड़े रूपी जनता के आंखों में धूल झोंकते हैं, तो उसी बात का यहाँ पर विस्तार पूर्वक यहाँ पर वर्णन किया गया है। किस तरह से जो भेड़िए हैं वे आम जनता की आंखों में, भेड़ रूपी जनता की आंखों में धूल झोंक करके चुनाव जीत जाते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। तो जो भी पात्र है इसमें वह बिल्कुल पूरी तरह से शीर्षक से जुड़ा हुआ है, अतः शीर्षक की सार्थकता सिद्ध होती है। अब हम आते हैं इसी में एकांकी संचय के जो प्रश्न हैं, 8वें प्रैक्टिस सेट के एकांकी संचय के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दीपदान एकांकी के आधार पर बताइए कि किसके रूप सौंदर्य को देखकर कुंवर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो रावल स्वरूप सिंह की बेटी सोना बहुत ही सुंदर थी, कुशल नृत्यांगना थी, बोलने में बहुत चतुर थी, नटखट स्वभाव वाली थी और उसके सौंदर्य और नृत्य को देखकर कुंवर उदय सिंह उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो क्या होगा आपका उत्तर? आपका उत्तर होगा यहाँ पर सोना। तो ऐसी क्या बातें थी सोना में? सोना वाक्पटु थी। वाक्पटु मतलब जो बोलने में बहुत चतुर है। अगर आपको यह शब्द याद ना रहे तो आप लिखिए, बोलने में चतुर थी, नटखट स्वभाव वाली थी, नटखट स्वभाव वाली थी, सोना नटखट स्वभाव वाली थी, और उसके बाद कुशल नृत्यांगना थी और बहुत ही सुंदर थी। तो कोई क्यों ना आकर्षित हो। दूसरा प्रश्न है, बेला ने अपने कमरे का फर्नीचर बाहर क्यों निकाल दिया था? बेला आधुनिक विचारधाराओं वाली स्त्री थी और अपने तरीके से वह अपने कमरे की सजावट करना चाहती थी। तो बेला ने अपने कमरे का फर्नीचर इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि वह पुराना हो गया था, वो फर्नीचर टूट फूट गया था। बेला का पति मतलब परेश उस फर्नीचर से पुरानी यादें
जुड़ी होने की बात और दादाजी द्वारा नाराजगी प्रकट करने की बात कहकर उसे समझाने का प्रयास करता है। उसे कहता है कि हमारे बुजुर्ग इसी फर्नीचर पर बैठते आए हैं। लेकिन उसके बाद भी बेला उनकी बात को नहीं मानती है और फर्नीचर को बाहर निकाल देती है। बनवीर ने पन्ना धाई की तुलना अरावली पहाड़ से क्यों की थी? मैंने आपसे कई बार कहा है कि इसमें जो भी बनास नदी है, बेरिस नदी है, अरावली पर्वत है, अरावली पहाड़ है इसमें, फिर मारवाड़ के नाम का उल्लेख किया गया है। फिर बनवीर कहाँ से लाया था वो दुपट्टे, कहाँ से लेकर के आया था, जो ओढ़नी लेकर के आया था उसके लिए, वह कहाँ से लेकर के आया था, उस शब्द को याद रखिए। कई सारे ऐसे शब्द हैं, तो पढ़ते पढ़ते उनको मार्क करके रखिए। तो बनवीर ने पन्ना धाय की तुलना अरावली पहाड़ से क्यों की थी? तो उसके जैसे अरावली पहाड़ एकदम अडिग था। अडिग मतलब उस पहाड़ को कोई हिला नहीं सकता है, और रक्षक है। अरावली पहाड़ अडिग है और अभी भी रक्षक है राजपूताने का। तो उसी प्रकार से पन्ना धायमा अपने निश्चय पर अडिग थी, दृढ़ थी वह, और वह रक्षक थी किसकी? कुंवर उदय सिंह की। तो इसीलिए उसका कहना है कि वह अरावली बनकर बैठी है और तुम बनास बनकर बहो, मतलब उसको अपने रंग में रंग लो। इसको अपने रंग में रंग लो, पन्ना को अपने रंग में रंग लो। तो इसीलिए वह उसे वहां भेजता भी है। चौथा प्रश्न है, करमचंद के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो करमचंद जो है वह दादा मूलराज का मंझला बेटा है। दादा मूलराज का दूसरे क्रम का बेटा। पहला बेटा कौन है? जो विश्व युद्ध में शहीद हो गया था, शहीद हो गया था। छोटा बेटा जो है वो परेश का पिता है, और जो मंझला बेटा है, बीच वाला जो बेटा है, वह है करमचंद। तो करमचंद दादाजी का मंझला बेटा है। वह पितृभक्त है और बहुत ही शांत स्वभाव का और पिताजी का आज्ञाकारी पुत्र है। करमचंद भी घर की समस्याओं को पिताजी के सामने रखकर उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, और वह अपने छोटे भाई के साथ जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के कारखाने के काम की देखभाल करते हैं। वह छोटी बहू बेला को बहुत अभिमानी समझते थे, क्योंकि छोटी बहू बेला उसके लाए मलमल के थान और रजाई के अबरे नहीं लेती है, उसको ग्रहण नहीं करती है, उसको स्वीकार नहीं करती है। तो इसीलिए वो, मतलब उन्हें ये बात वो जा करके बताते हैं, किसे ये बात वे बताते हैं? दादा मूलराज को। ये है हमारा 9th सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन। बड़े घर की बेटी पाठ के आधार पर लाल बिहारी का परिचय दीजिए। तो लाल बिहारी कौन था? लाल बिहारी बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा था। बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा था लाल बिहारी, और श्रीकंठ का छोटा भाई था, और उसे कुश्ती का बहुत शौक था, और स्वभाव से ही बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति का था, और लेकिन अपने भाई से बहुत प्रेम करता था। हालांकि क्रोध में आकर के उसने क्या किया था, अपने बड़े भाई के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे, पर उसे इस बात का बहुत क्षोभ था, बहुत दुख भी था, और अंत में वह इस बात के लिए आनंदी से क्षमा भी मांगता है। चित्रा विदेश क्यों जा रही थी? तो चित्रकला के क्षेत्र में और महारत हासिल करने के लिए, महारत मतलब और अच्छा बनने के लिए, और अच्छे चित्रकला में, और मतलब सफाई के साथ चित्रकला करने के लिए चित्रा विदेश जा रही थी। वह अरुणा की घनिष्ठ सखी थी, जिस कारण अरुणा को उसके जाने का दुख भी हो रहा था। तो चित्रा को चित्रकला का बहुत शौक था। चित्रा को चित्रकला का बहुत शौक था। विदेश जाने की इच्छा उसकी बचपन से रही थी, क्योंकि वह चित्रकला के क्षेत्र में और महारत हासिल करना चाहती थी, और अब उसके पिता संपन्न भी थे, और उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वह उसे विदेश भी भेज रहे थे। तीसरा प्रश्न, उनका हृदय भराया, वे गदगद हो गए हैं। वाक्य में वे शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, उसके बारे में एक बार हम प्रश्न देखते हैं क्या है और क्यों। तो उनका हृदय भर आया, वे गदगद हो गए में वे शब्द का प्रयोग किनके लिए किया गया? आपको याद होगा, भेड़े और भेड़िए। कभी कभी आप ढूंढते रह जाएंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको ध्यान में ही नहीं आएगा कि किसके लिए है। तो ये भेड़े और भेड़िए से चैप्टर से यह लिया गया है, इसीलिए मैं कहती हूँ चैप्टर रीड करो। और वे शब्द का प्रयोग किया गया है भेड़िए के लिए। तो जो भेड़िया था वह ढोंगी संत बना हुआ था। मतलब भेड़िया राजा की जगह संत बना हुआ था, और वह सामने बैठी हुई भेड़ों की ओर देखने के लिए उसे मना किया गया था। लेकिन उसके बाद भी वह उनकी ओर देखता, और अपनी लार, अपना जो सलाइवा है, वह गुटक जाता था।
कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसको एक्चुअली वह वहां पर एक नेता था और उसका बोलना वहां पर उसका कर्तव्य था। एक नेता को अपने जनसभा को संबोधित करना ही चाहिए। लेकिन उसके मुंह में भीड़ों को देख कर कितना लार आ रहा था कि वह लार गुटक जा रहा था। और चूंकि वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए उसके उसकी इस कमजोरी को, उसकी इस वीकनेस को छिपाने के लिए जो चालाक और कनिंग जो बूढ़ा ये था, सीआर था, उसने उसके लिए इस वाक्य का प्रयोग किया है कि उनका हृदय भर आया है, वे इमोशनल हो गए हैं। कौन इमोशनल हो गया है? भेड़िया। और वे बहुत खुश हैं आप लोगों को देख करके यहाँ। चौथा प्रश्न है, 15 दिन पहले स्टेशन पर जाने पर भी लेखक को आरक्षण क्यों नहीं मिल पाया? तो इसका आरंभ आप करेंगे। कुछ समस्या ऐसी होती है जो हमारे द्वारा बनाई गई होती है, हम उसी में समस्या में हम खो करके रह जाते हैं। तो ऐसी ही एक समस्या है जनसंख्या। तो जनसंख्या जैसी समस्या के कारण ही लेखक को हरिद्वार जाने के लिए आरक्षण नहीं मिल पाया। क्योंकि जब वो आरक्षण के लिए स्टेशन पर गए तो वहां पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी थी, और जब लेखक की बारी आई तो गाड़ी में कोई सीट खाली नहीं थी और उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया। लेकिन चूंकि उनका जाना जाना आवश्यक था, इसीलिए वह बिना आरक्षण के ही निकल पड़े और कुली की सहायता से वे ट्रेन के अंदर प्रवेश कर पाए। अब हम आते हैं 9वें सेट सेट का ये एकांकी वाले प्रश्नोत्तरों को लेकर। प्रश्न है कि सूखी डाली एकांकी में दादाजी ने ठूंठे वृक्ष के उदाहरण से क्या स्पष्ट किया है? जैसे ठूठा वृक्ष जो होता है, ठूठा वृक्ष मतलब क्या, कैसा वृक्ष जो एकदम सूख गया, डेड ट्री। डेड ट्री, ठूठा वृक्ष मतलब डेड ट्री जो एकदम सूख गया है। ना तो वह छाया दे सकता है, और मतलब ना ही तो वो किसी के लिए सुख का कारण बन सकता है, ना ही किसी को शांति दे सकता है, और ना ही छाया दे सकता है। तो यहाँ पर सूखी डाली एकांकी का उद्देश्य संयुक्त परिवार के महत्व को रेखांकित करना है। और लेखक ने एकांकी में यह चित्रित किया है कि यदि परिवार का मुखिया, मतलब यहाँ पर यह चित्रित करने की कोशिश की गई है कि ठूठे वृक्ष के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है कि कोई भी परिवार केवल बड़ा होने से बड़ा और महान नहीं हो सकता। परिवार का बड़प्पन और महानता इस बात में है कि उस परिवार में रहने वाले सदस्यों को स्नेह देकर उनकी समस्याओं को शांति से सुलझाया जाए, सबको प्रसन्न रखने की कोशिश की जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता है, उसके लिए प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है। तो ठूठा वृक्ष कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि एक ऐसा वृक्ष जो बड़ा तो है, विशाल है, बड़ा है, लेकिन फिर भी उसमें छाया नहीं है, महानता नहीं है, दूसरों के लिए स्नेह नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है। तो ऐसा वृक्ष किसी काम का नहीं है। ऐसा मतलब विभक्त परिवार, टूटा वृक्ष मतलब विभक्त परिवार। और छायादार वृक्ष का अर्थ है यहाँ पर संयुक्त परिवार। सूखी डाली एकांकी का क्या उद्देश्य है? तो सूखी डाली एकांकी का उद्देश्य संयुक्त परिवार के महत्व को स्पष्ट करना है। तो यह बताना है कि अगर परिवार का जो मुखिया होता है, उसके हाथों में परिवार की बागडोर होती है और उसे निष्पक्ष रूप से न्याय करना चाहिए। और परिवार के सदस्यों के विचारों और स्वभाव में भिन्नता होते हुए भी हम सभी एक डोर से बंधे हुए हैं। साथ ही एकांकी में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि परिवार के विकास में परिवार के प्रत्येक छोटे बड़े सदस्य का हाथ होता है, कहीं न कहीं वे हमारा साथ देते हैं। तीसरा प्रश्न है, दीपदान एकांकी में पन्ना धाय माँ ऐसा क्यों कह रही थी? ऐसी ऐसी क्या बात कह रही थी कि जिसे सामने सुन भी नहीं सकती थी? तो यहाँ पर स्पष्ट रूप में है कि दीपदान एकांकी में जो पन्ना धाय माँ है, वे अपने बेटे का बलिदान करने के लिए पूरी तरह से उद्यत हो गई थी, तैयार हो गई थी, और इसी बात को सामने सुन भी नहीं पा रही थी। तो पन्ना धाय माँ जो थी वो कुंवर की शैया पर अपने पुत्र चंदन को सुलाकर उसके प्राणों की बलि देने की बात कह रही थी, जिससे कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा दुष्ट बनवीर से की जा सके। पन्ना धाय के इस त्याग के विषय में सामने सुन भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह अपने सामने किसी बालक की हत्या होते नहीं देख सकती थी। तो इसी बात पर पन्ना धाय माँ यह भी कहती कि जिस कार्य को मैं करने जा रही हूँ उस कार्य के बारे में तुम सुन भी नहीं सकती। सोचो, मैं हृदय पर पत्थर रखकर कैसे उस कार्य को करूंगी। चौथा प्रश्न है, पन्ना धाय ने राज्य के प्रति वफादारी प्रकट करने के लिए क्या किया? तो पन्ना धाय माँ ने राज्य के कुलदीपक को बचाने हेतु तथा राज्य के प्रति वफादारी प्रकट करने के लिए अपने दीप का दान कर दिया। राज्य के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसने अपने ही पुत्र का बलिदान दे दिया था।
और इस प्रकार पन्ना धाइमा ने राज्य के प्रति अपनी वफादारी को पूर्णतः निभाया और एक नई मिसाल उन्होंने यहाँ पर बनाई। अब मैं आती हूँ अंतिम जो सेट है प्रश्नों का, वह लेकर। यह 10वां और अंतिम सेट है आपकी तैयारी के लिए, 10th सेट। बूढ़े सियार ने किसे इस लोक का जीव नहीं कहा है? ऐसा कौन है वहां पर उसके सामने जिसे वह इस लोक का जीव नहीं मानता है? तो जो तीन वह जो रंगे सियारों को लेकर के आया था बूढ़ा सियार, तो उसे वह कहता है कि ये इस लोक के जीव नहीं है, बल्कि ये देव लोक से आए हैं। यहाँ पर ये तीनों प्राणी स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए इस धरती पर उतरे हैं। क्यों उतरे हैं? सदुपदेश देने के लिए इस धरती पर उतरे हैं। और ये तीनों कौन है? स्वर्ग के देवता। देखिए आप अक्सर इसमें गड़बड़ी करते हैं और आप बूढ़ा सियार लिख दे मतलब ये भेड़िया लिख देते, भेड़िया संत लिख देते। नहीं, बूढ़े सियार ने भेड़िया संत को नहीं, तीनों जो रंगे सियार थे उन्हें स्वर्ग का देवता कहा, इस लोक का जीव नहीं कहा। दूसरा प्रश्न, श्यामला जी की पत्नी किस समस्या के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रही है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बाबू श्यामला कांत जी की पत्नी जब भी डॉक्टर के पास जाती तो वहाँ इतनी ज्यादा अस्पताल में भीड़ होती है कि जो रोगी होते हैं वे मधुमक्खी के छत्ते के समान डॉक्टर को घेरे रहते हैं। और इसीलिए बाबू श्यामला कांत जी की, और वो भी किस किस रोगी को ध्यान से देखेंगे, तो इसीलिए बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वह अपना इलाज नहीं करवा पा रही हैं। तीसरा प्रश्न, भीड़ से लेखक का क्या तात्पर्य है? देश की किस समस्या की ओर इशारा करता है? इंगित करता है मतलब इशारा करता है। तो भीड़ से लेखक का तात्पर्य जनसंख्या से में होने वाली निरंतर वृद्धि से। यह आज हमारे देश की प्रमुख समस्या बनती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में संसाधनों में कमी होती जा रही है। कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, रोजगार आदि सभी क्षेत्रों में वृद्धि और विकास के बाद भी ये कम पड़ रहे हैं लोगों के लिए। जनसंख्या वृद्धि से देश में अनियमितता आती है, इरेगुलरिटी आती है, अनुशासनहीन बनते हैं लोग और अराजकता और असंतुलन में वृद्धि होती है। अतः जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश की प्रगति में बाधक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न, चित्रा के देर से वापस आने का कारण जानने के बाद अरुणा ने कौन सा कार्य किया जो मानवता को दर्शाता है? चित्रा ने क्या किया था? चित्रा ने गर्ग स्टोर के सामने जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जो भिखारिन मर गई थी, उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से जब रो रहे थे, ऐसे समय पर चित्रा ने क्या किया? वहां पर एक रफ स्केच बना लिया। जबकि अरुणा ने क्या किया? अरुणा वहां पर बिना बताए चली गई और जहां चित्रा ने कागज में रंग भरा, वहीं अरुणा ने उन दोनों बच्चों के जीवन में रंग भर दिया। बच्चों के जीवन में रंग भर दिया। इसीलिए अरुणा चित्रा से महान कलाकार, और इसीलिए वह मतलब यही कार्य उसकी महानता को दर्शाती है। अब 10वां जो क्वेश्चन पेपर का जो भाग है, अगला भाग है, वो है एकांकी संचय।